जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है वह न सिर्फ आपके लिए बेहद उपयोगी है बल्कि आगे चलकर आपकी फैमिली की आर्थिक सुरक्षा तय करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर पॉइंट आपके काम का है और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस समय की बड़ी और चर्चित खबर की जो प्राइवेट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और पेंशन धारकों की यह मांग रही है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए क्योंकि वर्तमान में जो पेंशन दी जा रही है वह महंगाई और बढ़ते खर्चों के सामने बहुत ही कम मानी जा रही है। अभी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह निर्धारित है। यह वर्ष 2014 में फिक्स किया गया था और उसके बाद से इसमें कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया। इंतजाल में महंगाई कई गुना बढ़ गई लेकिन पेंशन वहीं की वहीं रह गई, जिस वजह से बुजुर्ग पेंशनरों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़े चैलेंज की तरह हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में अब वर्ष 2025 के संदर्भ में यह चर्चा तेज हो चुकी है कि न्यूनतम पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है और इसे बढ़ाकर 7500 प्रति माह तक करने का प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर उठाया जा रहा है। कई कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मांग लगातार रखी जा रही है कि कम से कम इतनी पेंशन तो हो जिससे रिटायर हो चुके कर्मचारियों को सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने में मदद मिल सके। यहां यह भी बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 7500 तक बढ़ाने के साथ साथ अधिकतम पेंशन की सीमा भी बढ़ाकर 10,000 या उससे अधिक तक ले जाने की तैयारी पर विचार चल रहा है ताकि जो सदस्य अधिक समय तक सेवा करते हैं या जिनका पेंशन योग्य वेतन अधिक रहा है उन्हें भी उसके अनुरूप उचित लाभ मिल सके। अब यहां पर सबसे अहम सवाल यह आता है कि प्राइवेट आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो आज तक यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद सिर्फ पीएफ की लमसम राशि ही मिलेगी, क्या उन्हें भी हर महीने निश्चित पेंशन मिल सकती है? इसका जवाब कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों में छिपा है। अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य है और उसके खाते से पेंशन के लिए योगदान कट रहा है तो वह भी इन प्रावधानों के तहत पेंशन का अधिकार रखता है। बस शर्त यह है कि वह तय की गई शर्तों को पूरा करता हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह खबर खासकर प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बहुत अहम है क्योंकि अक्सर जानकारी के अभाव में लोग यह मान लेते हैं कि पेंशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती है, जबकि हकीकत यह है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से पेंशन की व्यवस्था मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फार्मूले की जिसकी मदद से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आपकी मासिक पेंशन की गणना की जाती है। पेंशन की गणना के लिए एक निर्धारित सूत्र लागू होता है जिसमें पेंशन बराबर होती है पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा और उसे 70 से विभाजित किया जाता है। साधारण भाषा में समझें तो आपके अंतिम वर्षों का जो पेंशन योग्य वेतन माना जाता है उसे आपकी कुल पेंशन योग्य सेवा के वर्षों से गुणा किया जाता है और फिर जो परिणाम आता है उसे 70 से डिवाइड कर दिया जाता है। इसी हिसाब से जो आंकड़ा निकलकर सामने आता है वही आपकी मासिक पेंशन बन जाती है जो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने दी जाती है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि पेंशन योग्य वेतन के लिए भी एक अधिकतम सीमा तय की गई है। वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की ऊपरी सीमा 15,000 प्रति माह मानी गई है। यानी भले ही कोई सदस्य इससे अधिक सैलरी ले रहा हो लेकिन पेंशन की गणना के लिए जो अधिकतम वेतन माना जाएगा वह फिलहाल 15,000 ही है। इसी आधार पर यदि कोई सदस्य लगभग 35 वर्ष की सेवा पूरी करता है तो मौजूदा नियमों के तहत उसे अधिकतम लगभग 7,500 प्रति माह पेंशन मिल पाती है। लेकिन अब जो नई चर्चा चल रही है उसके अनुसार इस सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 25,000 प्रति माह किए जाने की बात सामने आ रही है जिससे सीधे सीधे पेंशन की राशि पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 हो जाती है तो इससे दो तरह का बड़ा फायदा सामने आ सकता है। पहला, न्यूनतम पेंशन की राशि में भी इजाफा देखने को मिल सकता है क्योंकि बेस लिमिट ऊंची हो जाएगी और योगदान की राशि भी बढ़ेगी। दूसरा, अधिकतम पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों के लिए पेंशन 10,000 या उससे भी ज्यादा तक पहुंचने की संभावना बन सकती है जो अभी की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार माना जाएगा। इस तरह नई सैलरी लिमिट न सिर्फ पेंशन प्रणाली को मजबूत करेगी बल्कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद का जीवन भी अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर बना सकती है। अब थोड़ा फोकस करते हैं उन जरूरी शर्तों पर जिन्हें पूरा किए बिना कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता। सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का विधिवत सदस्य होना जरूरी है और आपके नाम से भविष्य निधि खाता संचालित होना चाहिए। दूसरी अहम शर्त यह है कि कम से कम 10 वर्ष तक आपके खाते से पीएफ और
और ईपीएस के तहत योगदान कटा होना चाहिए, यानी आपकी सतत सदस्यता और योगदान एक निश्चित अवधि तक होना आवश्यक है। तीसरी प्रमुख शर्त यह है कि नियमित रिटायरमेंट पेंशन के लिए आपकी आयु 58 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसी उम्र के बाद ही सामान्य स्थिति में पेंशन का भुगतान शुरू किया जाता है। कुछ मामलों में अर्ली पेंशन के विकल्प भी होते हैं, लेकिन सामान्य नियम के तहत 58 वर्ष के बाद ही यह लाभ दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उस बड़े और चर्चित मुद्दे की जो हाल के दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठकों और सरकार के स्तर पर चर्चा में रहा है। प्रोविडेंट फंड की पेंशन बढ़ाने की तैयारी और नियमों में किए गए बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक हाल में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई, उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया गया कि बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री की ओर से की गई और कई श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इस मीटिंग के दौरान कई सदस्यों की ओर से यह मांग जोर शोर से रखी गई कि न्यूनतम पीएफ पेंशन जो फिलहाल 1000 प्रतिमाह है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यह राशि आज की महंगाई के दौर में बेहद नाकाफी साबित हो रही है। बैठक के बाद निकलकर जो बातें सामने आई, उनके अनुसार कुछ सदस्यों ने यह जानकारी दी कि मंत्री ने इस मांग को पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि यह संकेत दिया कि कैबिनेट स्तर पर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार चल रहा है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय या आधिकारिक नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट होता दिखा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह उदासीन नहीं है और किसी ना किसी रूप में पेंशन धारकों को राहत देने पर चर्चा जारी है। साथ ही बैठक में यह मुद्दा भी बड़े स्तर पर उठा कि उच्च पेंशन के मामलों में कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप जो गाइडलाइन होनी चाहिए, मौजूदा व्यवस्था उससे मेल नहीं खा रही, जिसके कारण पेंशनरों को व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सदस्यों की ओर से यह आपत्ति दर्ज कराई गई कि विभिन्न हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वर्तमान गाइडलाइन उन आदेशों की भावना के अनुरूप नहीं है। इसीलिए यह मांग जोर देकर रखी गई कि पुरानी गाइडलाइन को वापस लिया जाए और नई व्यवस्था उसी तरह तैयार की जाए जैसा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ताकि पेंशनरों को उनका वैधानिक हक बिना किसी अतिरिक्त कानूनी लड़ाई के मिल सके। हालांकि दूसरी ओर कुछ सदस्यों के अनुसार सरकार का रुख अभी भी पूरी तरह सकारात्मक नहीं दिख रहा और कई बिंदुओं पर ठोस सहमति बनना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में आ चुका है। अब चलते हैं एक और अहम बदलाव की ओर, जो सीधे सीधे पीएफ निकासी से संबंधित है और सक्रिय सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से जो जानकारी सामने आई, उसके अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि से आंशिक निकासी को लेकर जो प्रावधान पहले थे वे काफी जटिल और संख्या में अधिक थे। पहले अलग अलग कारणों के आधार पर 13 तरह के प्रावधान थे जिनके तहत निकासी की अनुमति दी जाती थी और हर प्रावधान की अपनी शर्तें, लिमिट और प्रक्रिया थी, जिसके कारण आम सदस्य के लिए इन्हें समझना और उनका लाभ लेना बहुत कठिन हो जाता था। नई व्यवस्था में इन 13 जटिल प्रावधानों को सरल बनाकर मात्र 3 प्रमुख श्रेणियों में समेट दिया गया है। पहली श्रेणी में आवश्यक जरूरतें आती हैं, जिनमें बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसे कारण शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में आवास संबंधी जरूरतों को रखा गया है, यानी मकान खरीदने, घर बनाने या होम लोन आदि से जुड़े मामलों में निकासी की सुविधा मिलेगी। तीसरी श्रेणी विशेष परिस्थितियों के लिए रखी गई है, जिनमें असाधारण हालात या आपात स्थितियां शामिल हो सकती हैं। इस सरलीकरण का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब सदस्य एक साधारण और स्पष्ट व्यवस्था के तहत जल्दी और आसानी से अपने पीएफ खाते से राशि निकाल सकेंगे, बिना हर बार जटिल नियमों के चक्कर में पड़े। इसी के साथ एक और बड़ा बदलाव यह है कि नई व्यवस्था के तहत सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा कुल शेष राशि का 100% तक निकाल पाने की स्थिति में आ सकेंगे, बशर्ते कि वह तय की गई शर्तों और श्रेणियों के अंतर्गत हो। पहले कई बार यह दिक्कत आती थी कि जरूरत अधिक है लेकिन नियमों के कारण निकासी की सीमा कम है, जिससे सदस्य को अलग अलग स्रोतों से महंगे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ जाता था। अब शिक्षा और विवाह जैसे जरूरतों के लिए भी काफी राहत दी गई है। पहले शिक्षा और विवाह दोनों मिलाकर कुल 3 बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार तक निकासी की सुविधा दी जाएगी और विवाह के लिए भी 5 बार तक निकासी संभव हो सकेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवावधि की शर्त भी पहले की तुलना में काफी उदार की गई है। जहां पहले कई प्रावधानों में लंबी सेवावधि की जरूरत होती थी, वहीं अब यह न्यूनतम सेवावधि घटाकर मात्र 12 महीने कर दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि नौकरी ज्वाइन करने के 1 वर्ष बाद ही यदि किसी सदस्य को किसी वैध कारण से राशि की जरूरत पड़ती है तो वह नियमों के तहत अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी कर सकता है। यह बदलाव खासकर युवा कर्मचारियों और नए नए जॉब ज्वाइन करने वाले साथियों के लिए बहुत राहत भरा कदम माना जा सकता है, क्योंकि करियर के शुरुआती वर्षों में अक्सर आर्थिक जरूरतें ज्यादा और बचत कम होती है। अब आते हैं एक ऐसी सुविधा पर जो खास तौर पर पेंशनरों के लिए बनाई गई है और जिसका मकसद है कि बुजुर्ग
साथियों को घर बैठे ही जरूरी कामकाज की सुविधा मिल सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू को मंजूरी दी है। इसमें साथियों को घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। आमतौर पर पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है और बुजुर्ग पेंशनरों को इसके लिए बैंकों या संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो उम्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से कई बार बहुत कठिन हो जाता था। नई व्यवस्था में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से पोस्टमैन या संबंधित अधिकारी सीधे पेंशनर के घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस सेवा की लागत लगभग 50 रुपए के आसपास बताई गई है, लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि यह खर्च पेंशनर पर नहीं बल्कि पूरी तरह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। यानी पेंशन धारक को ना अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा, ना घर से बाहर निकलने की जद्दोजहद झेलनी होगी और उनका जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा भी हो जाएगा, जिससे उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रह सकेगी। दोस्तों, अब जरा एक बार फिर फोकस कर लेते हैं प्राइवेट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर, क्योंकि अक्सर यही वर्ग जानकारी के अभाव में सबसे ज्यादा नुकसान उठा लेता है। आम धारणा यह है कि प्राइवेट जॉब में करने वालों को सिर्फ सैलरी मिलती है और रिटायर होने के बाद उनका कोई पेंशन सिस्टम नहीं होता, जबकि हकीकत यह है कि यदि संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और आपके नाम से पीएफ और पेंशन का योगदान जमा किया जा रहा है, तो आपको भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का अधिकार है। फर्क सिर्फ इतना है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन योजना के तहत सीधे वेतन के एक बड़े हिस्से के अनुसार पेंशन नहीं मिलती, बल्कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के सूत्र और नियमों के अनुसार पेंशन तय होती है। यहां यह समझना भी बहुत जरूरी है कि भविष्य में पेंशन की जो संभावित वृद्धि प्रस्तावित है, जैसे न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक ले जाना, अधिकतम पेंशन को 10,000 या उससे अधिक तक पहुंचाना और पेंशन योग्य वेतन की लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करना, इन सब का सीधा असर उन सभी सदस्यों पर पड़ेगा जिनके नाम से ईपीएस के लिए नियमित योगदान जमा हो रहा है। यानी प्राइवेट या आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी अगर वे नियमों के दायरे में आते हैं तो इस बढ़ोतरी के लाभार्थी बन सकते हैं। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन और पेंशन धारकों के समूह लगातार सरकार और ईपीएफओ पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जाए। अब यदि आप यह जानना चाहते हैं कि व्यावहारिक रूप से आपकी पेंशन कितनी हो सकती है, तो आपको 2-3 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, आपकी पेंशन योग्य सेवा कितने वर्षों की है या होगी। जितने ज्यादा वर्ष आप ईपीएफओ के सदस्य के रूप में सेवा करेंगे, आपके लिए पेंशन की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। दूसरी बात, पेंशन योग्य वेतन यानी जिस सीमा तक आपका वेतन पेंशन गणना में गिना जाएगा, वही आपके अंतिम पेंशन अमाउंट को काफी हद तक तय करेगा। तीसरी बात, उस समय लागू अधिकतम और न्यूनतम पेंशन से संबंधित सरकारी नियम। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन 7,500 और अधिकतम पेंशन 10,000 या उससे अधिक तय हो जाती है, तो नए फार्मूले के अनुसार गणना के बाद आपकी पेंशन सीधे सीधे पहले की तुलना में कई गुना बढ़ सकती है। दोस्तों, एक और पहलू है जो अक्सर चर्चा में रहता है और वह है अदालतों के आदेश और ईपीएफओ की गाइडलाइन के बीच का अंतर। कई बार ऐसा देखा गया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के हित में कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए, जैसे उच्च पेंशन का विकल्प, अधिक वेतन पर पेंशन की अनुमति या पुराने योगदानों को ध्यान में रखकर पेंशन की पुनर्गणना। लेकिन जमीनी स्तर पर उन आदेशों को लागू करने में दिक्कत आती रही है। पेंशनरों का कहना है कि गाइडलाइन इस तरह बनाई जाती है कि आम सदस्य के लिए उसका लाभ लेना लगभग असंभव सा हो जाता है और यही वजह है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन अब यह मांग कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप साफ सुथरी और सरल गाइडलाइन जारी की जाए। अब अंत में एक बार पूरे परिदृश्य को समेटते हुए आपको यह समझना जरूरी है कि आने वाला समय प्राइवेट कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग वर्कर्स और पेंशन धारकों तीनों के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। एक तरफ न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक ले जाने, अधिकतम पेंशन को 10,000 या उससे अधिक करने और पेंशन योग्य वेतन की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने जैसे बड़े प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। दूसरी ओर पीएफ निकासी के नियमों को सरल और उदार बनाया जा रहा है ताकि नौकरी के दौरान ही जब भी किसी कर्मचारी को जरूरत पड़े वह आसानी से अपने पैसों तक पहुंच सके। तीसरी तरफ पेंशनों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की होम सर्विस जैसी सुविधाओं के जरिए बुजुर्ग साथियों के लिए जीवन को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, किसी आउटसोर्सिंग कंपनी से जुड़े हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके वेतन से ईपीएफ और ईपीएस का योगदान कट रहा है, तो यह पूरी खबर आपके भविष्य से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जरूरी है कि आप अपने पीएफ खाते की डिटेल नियमित रूप से चेक करते रहें। ईपीएफओ पोर्टल या पासबुक के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि आपके नियोक्ता की ओर से समय पर योगदान जमा हो रहा है और पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखें। जब भी सरकार या ईपीएफओ की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो, उसे ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़े तो किसी विशेषज्ञ भरोसेमंद सूत्र से उसकी सही व्याख्या समझें ताकि किसी भी अधिकार से आप वंचित ना रह जाए। तो दोस्तों, आज की
की इस पूरी रिपोर्ट में प्राइवेट आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए संभावित 7,500 की पेंशन योग्य वेतन की बढ़ती सीमा, न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी, प्रोविडेंट फंड के नियमों में हुए बड़े बदलाव, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की होम सर्विस और अदालतों के निर्देशों से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी गई। आपसे बस इतना निवेदन है कि इस तरह की जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने उन साथियों तक भी जरूर पहुंचाएं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं या पहले से पेंशन ले रहे हैं, ताकि किसी को भी सिर्फ जानकारी के अभाव में नुकसान ना उठाना पड़े। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से पेंशन कितनी होनी चाहिए। और अभी राजनीति डी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।